हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एजुकेशन अचीवर्स। आई होप यू ऑल मस्ट बी डूइंग वेल। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं नैक के बारे में, यानी नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल। इसकी फुल फॉर्म तो आप सभी लोगों को पता ही होगी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं नैक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनसे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस बन चुके हैं एग्जाम में और आगे भी बन सकते हैं। नैक के 7 पैरामीटर्स कौन कौन से हैं या किन बेस पर नैक एसएस एंड एक्रेडिटेशन देता है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट को, उन सारी ही चीज़ों की आज हम बात करने वाले हैं। उसके साथ साथ जो ग्रेडिंग सिस्टम है नैक का वो भी आज हम जानेंगे। तो आप लोगों को इस क्लास को शुरू से एंड तक देखना है, एक भी पॉइंट को मिस नहीं करना है, बिल्कुल भी क्लास को स्किप नहीं करना है। साथ ही अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आगे आने वाली हर इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। तो नैक का जो ये लोगो है, सबसे पहले आप इसको ध्यान से देखिए। नैक के लोगो के अंदर ही लिखा हुआ है एक्सीलेंस, क्रेडिबिलिटी एंड रिलेवेंस, यानी ये 3 चीज़ों को एसेस करने की बात करता है किसी भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट के। एक्सीलेंस, क्रेडिबिलिटी एंड रिलेवेंस। एक्सीलेंस गुणवत्ता, क्रेडिबिलिटी यानी कि विश्वसनीयता, और रिलेवेंस यानी आज के दौर के हिसाब से जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है वो काम कर रहा है या नहीं, उसमें टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा रहा है या नहीं, वो 7 पैरामीटर्स पर पूरी तरीके से खरा उतर रहा है या नहीं, उन सारी ही चीज़ों की बात करता है नैक, एसेस करता है और उसके बाद एक्रेडिटेशन दिया जाता है नैक के द्वारा हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट को। ओके, अब हम जानते हैं नैक के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिनसे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस बन चुके हैं एग्जाम में और आगे भी बन सकते हैं। ये ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनसे मल्टीपल टाइम्स आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे पहली चीज़ जो आपको याद रखनी है और आपको याद होगी भी, नैक की फुल फॉर्म नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल। जो नैक है जिसको शॉर्ट में NAAC कहा जाता है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल। दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट जो है वो है इस्टेब्लिशमेंट। इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? तो सितंबर 1994 में UGC के द्वारा इसको इस्टेब्लिश किया गया। अब इस्टेब्लिश किया किसकी रिकमेंडेशन पर गया था? जो आपकी नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन यानी NPE 1986 थी, उसके द्वारा रिकमेंड किया गया था नैक। ठीक है, स्टैब्लिश किसके द्वारा किया गया? UGC के द्वारा। बट रिकमेंड किसके द्वारा किया गया था? किसने रिकमेंड किया था कि नैक होना चाहिए नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन NPE 1986। अगली इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? इट हैज़ जनरल काउंसिल एंड एग्जीक्यूटिव कमेटी। जो नैक है उसको उसकी 2 बॉडीज़ हैं। ठीक है, नैक को एक तरीके से 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, उसके अंदर 2 बॉडीज़ काम करती हैं। एक है GC यानी जनरल काउंसिल और एक है एग्जीक्यूटिव कमेटी यानी EC। इससे रिलेटेड भी डायरेक्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था। GC EC की फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, या फिर नैक के अंदर कौन कौन सी 2 बॉडीज़ आती हैं जिनके अंदर काम करता है नैक, वो है जनरल काउंसिल एंड एग्जीक्यूटिव कमेटी। ठीक है, एक और चीज़ जो आपको याद रखनी है वो क्या है कि जो UGC के चेयरपर्सन होते हैं, जो UGC जिसके द्वारा नैक को लाया गया उसके जो चेयरपर्सन होते हैं वही GC के प्रेसिडेंट बनते हैं। GC यानी ये जो हमारी जनरल काउंसिल है GC, इसके जो प्रेसिडेंट बनते हैं वो जो UGC के चेयरपर्सन होते हैं वही बनते हैं। ठीक है, जैसे कि करेंटली जो चेयरपर्सन है UGC के, आप में से बहुत से लोगों को पता भी होगा UGC के चेयरपर्सन करेंटली कौन है? प्रोफेसर ममिदाला जगदीश कुमार, जो कि बार बार ट्वीट करते रहते हैं, आप लोग देखते भी रहते हो उनका रिजल्ट से रिलेटेड या फिर और दूसरी अपडेट से रिलेटेड। ठीक है, तो UGC के चेयरपर्सन है प्रोफेसर ममिदाला जगदीश कुमार, और UGC के जो चेयरपर्सन होते हैं वही हमारी जो जनरल काउंसिल होती है उसके प्रेसिडेंट बनते हैं या कहलाते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है चेयरपर्सन ऑफ एग्जीक्यूटिव कमेटी। जो हैं ये तो हमने देख लिया कि प्रेसिडेंट ऑफ GC जो होंगे वो कौन होंगे? जो चेयरपर्सन होंगे UGC के। ठीक है, अब चेयरपर्सन ऑफ एग्जीक्यूटिव कमेटी फिलहाल कौन है? डॉक्टर भूषण पटवर्धन। ठीक है, और हेडक्वार्टर कहाँ है? इससे भी मल्टीपल टाइम क्वेश्चन पूछा गया है। जो नैक का हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में नहीं है या कहीं और नहीं है, वो है बेंगलोर में। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। नैक की फुल फॉर्म क्या होगी? नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल। इस्टेब्लिश ये हुआ था 1994 में UGC के द्वारा। रिकमेंडेशन था NPE यानी NPE 1986 ने रिकमेंड किया था नैक के इस्टेब्लिश करने के लिए, और इसके अंदर 2 बॉडीज़ आती हैं, जनरल काउंसिल एंड एग्जीक्यूटिव कमेटी। ठीक है, जो चेयरपर्सन होते हैं UGC के वो प्रेसिडेंट बनते हैं GC यानी जनरल काउंसिल के, और फिलहाल जो चेयरपर्सन है UGC के वो हैं प्रोफेसर ममिदाला जगदीश कुमार, और जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है उसके चेयरपर्सन कौन है? डॉक्टर भूषण पटवर्धन। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बेंगलोर।
ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए नैक से रिलेटेड, जिससे क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स पूछे गए हैं। अब हम जानते हैं कि नैक एक्रेडिटेशन होता क्या है। सबसे पहले इसका नाम देखिए आप, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल, यानी नेशनल मतलब ये नेशनल लेवल पर काम करती है ये बॉडी। ये एक काउंसिल है, यानी एक ग्रुप ऑफ पीपल इसमें काम करते हैं और इसमें असेस किया जाता है किसको, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट को। कुछ पैरामीटर्स हैं, बेसिकली 7 पैरामीटर्स या 7 क्राइटेरिया डिसाइडेड हैं, उनके बेस पर असेस किया जाता है किसी भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट को, और उस क्राइटेरिया पर असेस करने के बाद हर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट को एक्रेडिटेशन देने का काम होता है नैक का। ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म से आप समझ सकते हो कि इसमें असेसमेंट किया जाता है और असेसमेंट करने के बाद एक्रेडिटेशन दिया जाता है किसको, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट को। ठीक है, NAAC certification can be defined as a measure to evaluate and then guarantee a standard of education provided in higher education institution across the nation। यानी हमारे पूरे नेशन में जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं उनको अगर NAAC के द्वारा एक्रेडिटेशन प्रदान कर दिया जाता है तो वो गारंटी होता है उस एजुकेशन की स्टैंडर्ड के बारे में, उस एजुकेशन की विश्वसनीयता के बारे में। यानी अगर NAAC किसी भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट को ग्रेड दे देता है तो उससे ये पता चलता है कि वो इंस्टीट्यूशन सही लेवल पर काम कर रहा है, उसकी क्वालिटी, उसकी क्रेडिबिलिटी के बारे में पता चलता है। ठीक है, तो NAAC एक इंस्टीट्यूशन को अपनी एक अलग पहचान देता है, लोग उस पर भरोसा करते हैं। और किस बेस पर दिया जाता है NAAC का एक्रेडिटेशन, उसके जो पैरामीटर्स हैं उनको हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। ये 3 चीज़ों को इवेलुएट करने की बात करता है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में इसके लोगो में ही दिखाया। क्वालिटी, इसमें क्वालिटी को असेस किया जाता है, क्रेडिबिलिटी को असेस किया जाता है और रिलेवेंस को असेस किया जाता है। क्वालिटी यानी गुणवत्ता, क्रेडिबिलिटी यानी विश्वसनीयता, रिलेवेंस यानी प्रासंगिकता। यानी आज के दौर के हिसाब से आजकल के टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड, जो आजकल हर जगह टेक्नोलॉजी का दौर है, तो उसमें जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं वो कितना यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, क्या डिजिटल बोर्ड यूज़ होते हैं वहाँ या नहीं, ICT का यूज़ किया जा रहा है या नहीं, वो सारी चीज़ें देखी जाती हैं NAAC के असेसमेंट के दौरान। एंड देन एक्रेडिटेशन दिया जाता है किसी भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट को, या फिर ग्रेड दी जाती हैं किसके द्वारा, NAAC के द्वारा। क्या दी जाती हैं, ग्रेड दी जाती हैं। ठीक है, अब कैसे दी जाती हैं ये ग्रेड, इन सब को भी हम आगे जानेंगे कि NAAC का प्रोसेस क्या होता है पूरा। पहले हम देख लेते हैं कि NAAC का मिशन क्या होता है। ठीक है, जो NAAC का लक्ष्य है, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल का जो लक्ष्य है, तो उसको हम 5 इसकी मेजर हाइलाइट्स हैं जिसके द्वारा हम डिफाइन कर सकते हैं कि NAAC का आखिर लक्ष्य है क्या। जो नेशनल लेवल पर जो असेसमेंट किया जाता है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट को टाइम टू टाइम, उसका मकसद है पीरियोडिक असेसमेंट ऑफ द टीचिंग लर्निंग मेथड्स। जो भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में टीचिंग लर्निंग मेथड्स का यूज़ हो रहा है, टीचर किस तरीके से पढ़ा रहा है, ठीक है, कौन कौन से मेथड्स फॉलो किए जा रहे हैं, स्टूडेंट का जो लेवल है वो क्या है, बच्चे को अच्छे से समझ आ रहा है या नहीं, रेगुलर क्लासेस होती हैं या नहीं, जो भी टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट है या जो कुछ भी हो रहा है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान, वो सारी चीज़ों का पीरियोडिक असेसमेंट करना, ये है NAAC का मिशन। दूसरी चीज़, प्रमोट द एजुकेशनल एनवायरनमेंट विद रिसर्च एंड प्रोवन एजुकेशनल टेक्निक्स। यानी क्या, किस चीज़ को प्रमोट करना, एक एजुकेशनल एनवायरनमेंट को प्रमोट करना रिसर्च के साथ, ठीक है, और जो एजुकेशनल टेक्निक्स हैं उनको प्रमोट करना। हिंदी में भी आप देख सकते हो, आगे हिंदी में भी लिखा हुआ है। तो NAAC के द्वारा जो असेसमेंट किया जाता है टाइम टू टाइम, इसका 5 साल का टाइम होता है, हर 5 साल में किया जाता है। अब शायद चेंज हो गया है, तो आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा। हर 5 साल में असेस किया जाता है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट को, और इस असेसमेंट की वजह से ही जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं वो एक्टिव रहती हैं, खुद में इम्प्रूव करने की कोशिश करती हैं, टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है, इनोवेशन, जितना अच्छे से काम करेगी इंस्टीट्यूट, जितना इनोवेट काम करेगी, सेल्फ इवैल्यूएशन भी होगा इंस्टीट्यूशन का। किस लिए, ताकि NAAC की अच्छी ग्रेड मिल सके। ठीक है, तो ये एनकरेज करता है किसको, इंस्टीट्यूशन को, किस लिए, इनोवेशन के लिए, सेल्फ इवैल्यूएशन के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए एनकरेज करता है NAAC का असेसमेंट। ठीक है, अंडरटेकिंग रिसर्च ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर स्टूडेंट सक्सेस, यानी रिसर्च और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कंडक्ट कराए जाते हैं स्टूडेंट की सक्सेस के लिए।
कोलेब्रेशन विद द स्टेक होल्डर्स फॉर फीडबैक एंड इम्प्रूवमेंट इन वर्क। बेसिकली जो नैक का मिशन है, एक पॉइंट आपको याद रखना है, क्वालिटी इम्प्रूवमेंट। नैक का सबसे बड़ा मिशन ही ये है कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट का क्वालिटी इम्प्रूवमेंट करना। जब टाइम टू टाइम नैक का असेसमेंट होता है तो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कोशिश करते हैं कि वो अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकें, सेल्फ इवेल्युएशन कर सकें, इनोवेटिव काम कर सकें, टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकें, बच्चों की ग्रोथ के लिए नया सा नया काम कर सकें, ठीक है, एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन के लिए आगे आएँ, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं नैक का मिशन, जिनको आपको याद रखना है। ये हिंदी में है, इसको भी आप पढ़ सकते हो कि नैक के मिशन को हम 5 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की मदद से समझ सकते हैं। शिक्षण अधिगम विधियों का आवधिक मूल्यांकन, अनुसंधान और सिद्ध शैक्षिक तकनीकों के साथ शैक्षिक वातावरण को बढ़ावा देना, इस तरह से आप पढ़ सकते हो। अब अगला है नैक का एक्रेडिटेशन प्रोसेस, यानी जो एक्रेडिटेशन दिया जाता है किसी भी इंस्टीट्यूशन को, ग्रेड जो दी जाती है वो किस तरीके से दी जाती है। तो नैक एक्रेडिटेशन प्रोसेस इज़ मोर अबाउट क्वालिटी एश्योरेंस। जो मैंने आपको अभी बात बताई, अगर नैक से रिलेटेड कोई स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है या असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है, उसमें आपको याद रखना है अगर क्वालिटी इंप्रूवमेंट की बात हो रही है तो आंसर उसका वही होगा, ठीक है। तो नैक का एक्रेडिटेशन प्रोसेस जो है वो मोर अबाउट क्वालिटी एश्योरेंस यानी QA। द लेटेस्ट फ्रेमवर्क ऑफ नैक एक्रेडिटेशन प्राइमरीली रिक्वायर्स। ये 5 पॉइंट हैं जिसके बेस पर एक्रेडिटेशन दिया जाता है। सबसे पहला है इंस्टीट्यूशन डेटा एंड रिपोर्ट सबमिशन। हर एक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन अपने इंस्टीट्यूट से रिलेटेड रिपोर्ट्स प्रस्तुत करते हैं नैक को, ठीक है। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या होता है, डेटा वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन। जो रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती हैं उनको वेरीफाई किया जाता है नैक के द्वारा। कुछ दिन का टाइम लगता है इस प्रोसेस में, लेकिन सबसे पहला स्टेप होता है रिपोर्ट को सबमिट करना, इंस्टीट्यूशन डेटा को सबमिट करना नैक को, और दूसरा डेटा को वेरीफाई किया जाता है और वैलिडेट किया जाता है नैक के द्वारा। देन प्रूफ एंड डॉक्यूमेंट्स टू सपोर्ट द रिपोर्ट। प्रूफ एंड डॉक्यूमेंट भी प्रस्तुत किए जाते हैं उन रिपोर्ट्स को जो प्रस्तुत की गई हैं सपोर्ट करने के लिए। देन ICT इनेबल्ड एजुकेशन। ये चीज़ भी देखी जाती है कि जो एजुकेशन है उसमें ICT का प्रयोग हो रहा है या नहीं। अगर ICT का यूज़ हो रहा है तभी एक्रेडिटेशन दिया जाएगा। अगर आप लोग टेक्नोलॉजी का, जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं वहाँ टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं हो रहा है, स्मार्ट क्लासरूम्स नहीं हैं, ठीक है, अगर ICT का यूज़ नहीं हो रहा है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान, तो वहाँ पर एक्रेडिटेशन नहीं दिया जाएगा, बिकॉज ये पैरामीटर्स के अंदर आता है। अगला है स्टूडेंट फीडबैक। जो स्टूडेंट का फीडबैक है वो भी लिया जाता है नैक के द्वारा कि स्टूडेंट कितना ज़्यादा खुश हैं या फिर कितना ज़्यादा सेटिस्फाइड हैं जिस इंस्टीट्यूशन में वो पढ़ते हैं, जो भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में वो स्टडी कर रहे हैं। तो ये होता है नैक का एक्रेडिटेशन प्रोसेस, जिसके द्वारा किसी भी इंस्टीट्यूशन को ग्रेड्स दी जाती हैं, ठीक है, या फिर क्या दिया जाता है, ग्रेड दी जाती हैं, ठीक है। आगे है 7 असेसमेंट क्राइटेरिया फॉर नैक एक्रेडिटेशन। अब जो ये एक्रेडिटेशन दिया जाता है, जो ग्रेड्स दी जाती हैं, उनके बेसिकली 7 क्राइटेरिया हैं। इन 7 क्राइटेरिया के बेस पर जज किया जाता है, एसेस किया जाता है किसी भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट को। तो वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इस पर आप लोग स्टार बना लेना। ये एक ऐसा टॉपिक है जो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में बहुत बार पूछा गया है। इसके 7 पैरामीटर्स भी कहते हैं और 7 असेसमेंट क्राइटेरिया भी कहते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। इनको 7 पैरामीटर्स भी कह सकते हैं। सबसे पहला है करिकुलर आस्पेक्ट। करिकुलर आस्पेक्ट यानी कि आपके टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से रिलेटेड, जो कि एकेडमिक्स से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उस पर देखा जाता है, एसेस किया जाता है किसी भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट को। जैसे कि क्लासरूम में जो पढ़ाई हो रही है उसकी क्वालिटी क्या है, टीचर्स प्रॉपरली क्लासेस ले रहे हैं या नहीं, स्टूडेंट डेली कॉलेज आ रहे हैं या नहीं, सिलेबस टाइम पर कवर किया जा रहा है या नहीं, सिलेबस क्या है और आप कौन कौन से टीचिंग मेथड्स यूज़ कर रहे हो, ठीक है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो बच्चों को पढ़ाई जा रही हैं, ठीक है, कुछ इनोवेटिव कराया जा रहा है उनको या नहीं। ये सारी चीज़ें जो एकेडमिक से रिलेटेड हैं वो आती हैं करिकुलर के अंदर। सेकंड है टीचिंग एंड लर्निंग इवैल्यूएशन, यानी एक टीचर अपनी टीचिंग के दौरान क्या इनोवेटिव मेथड्स यूज़ कर रहा है या नहीं, कौन कौन से मेथड्स हैं जो टीचर यूज़ कर रहा है, बच्चों की लर्निंग को बेटर बनाने के लिए क्या क्या काम किए जा रहे हैं, कौन कौन सी नई टेक्निक्स हैं जो यूज़ की जा रही हैं इवैल्यूएशन के लिए,
ठीक है, कितने कितने टाइम बाद इवैल्यूएशन हो रहा है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो आती हैं आपके टीचिंग लर्निंग इवैल्यूएशन के अंदर। थर्ड पॉइंट है या थर्ड पैरामीटर है रिसर्च इनोवेशन एंड एक्सटेंशन प्रोग्राम, यानी जो आपका हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है वहाँ पर जो टीचर्स हैं तो वो किस किस रिसर्च प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, उन्होंने अपने लेवल पर कौन कौन से नए टीचिंग मेथड्स इनोवेट किए हैं, ठीक है, या फिर कितनी पीएचडी या फिर थीसिस पब्लिश हो चुकी हैं, कितने लोग रिसर्च वर्क कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं। इन सारी चीज़ों से रिलेटेड जो भी असेसमेंट किया जाता है वो आता है रिसर्च इनोवेशन एंड एक्सटेंशन प्रोग्राम्स के अंदर, ठीक है। फोर्थ है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिसोर्सेज। इंफ्रास्ट्रक्चर से आप समझ सकते हो कि क्लासरूम में जितने स्टूडेंट हैं इतनी टेबल चेयर हैं या नहीं, टीचर्स के लिए पोडियम है या नहीं, ठीक है, टीचर्स के लिए कुर्सी टेबल ये सब चीज़ें हैं या नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर को एक तरीके से एसेस किया जाता है और जो वहाँ पर फैसिलिटीज़ हैं हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, जो रिसोर्सेज हैं उनको भी एसेस किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट सपोर्ट, यानी स्टूडेंट के बेटरमेंट के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए, ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए जो इंस्टीट्यूशन है वो क्या काम कर रहा है ताकि स्टूडेंट की ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट हो सके, कौन कौन सी को करिकुलर एक्टिविटीज़ की जा रही हैं या क्या कुछ ऐसा किया जा रहा है जिससे कि स्टूडेंट का ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो सके। 6 है मैनेजमेंट लीडरशिप एंड गवर्नेंस। ये किसके लिए है? ये जो प्रशासन है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट का, उन लोगों के लिए है कि वो किस तरीके से प्रशासन और प्रबंधन का काम कर रहे हैं, लीडरशिप की क्वालिटी क्या है, किस तरीके से मैनेज किया जा रहा है एक एक चीज़ को। तो ये होता है किसके लिए? एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। और अगला पॉइंट है इंस्टीट्यूशन वैल्यूज़ एंड प्रैक्टिसेस, यानी जो इंस्टीट्यूशन है, जो भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, तो वो दूसरे इंस्टीट्यूशन से किस तरीके से अलग है, वो क्या ऐसा कर रहा है जो उस इंस्टीट्यूशन को दूसरे इंस्टीट्यूशन से अलग बनाता है, ख़ास बनाता है, स्पेशल बनाता है। कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं जो इंस्टीट्यूशन में फॉलो की जा रही हैं, जैसे कि कागज़ का कम से कम इस्तेमाल करना, पोल्यूशन कम से कम करना, एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन के लिए काम करना, एनवायरनमेंट को जो बचाव है उसका क्या करना, प्रचार प्रसार करना। इस तरह की जो इंस्टीट्यूशनल वैल्यूज़ हैं, जो प्रैक्टिसेस हैं, उनको जो एसेस किया जाता है वो आता है इंस्टीट्यूशनल वैल्यूज़ एंड प्रैक्टिसेस के अंदर। तो ये मेनली 7 असेसमेंट क्राइटेरिया हैं जिनके बेस पर नैक एसेस करता है किसी भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को और उसके बाद एक्रेडिटेशन दिया जाता है। पहले एसेस किया जाता है और उसके बाद एक्रेडिटेशन दिया जाता है। अब ये जो वेटेज है, जो हर एक पैरामीटर है, ये जो 7 क्राइटेरिया हैं उनका अलग अलग वेटेज है। तो इससे भी एक बार क्वेश्चन आया था कि सबसे ज़्यादा वेटेज किसको दिया गया है। देखो, यूनिवर्सिटीज़ के लिए ये वेटेज रखा गया है, ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन के लिए ये वेटेज है और एफिलिएटेड इंस्टीट्यूशन के लिए ये वेटेज है। तो आप अगर यूनिवर्सिटी की बात करें तो सबसे ज़्यादा वेटेज दिया गया है रिसर्च, कंसल्टेंसी एंड एक्सटेंशन, यानी रिसर्च एंड इनोवेशन को दिया गया है सबसे ज़्यादा। तो अगर आप लोगों से इसकी क्रोनोलॉजी पूछी जाती है या ये पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा किसको दिया गया है वेटेज, तो आप बताओगे रिसर्च को, ठीक है। वैसे इसको आपको सीक्वेंस में याद नहीं रखना है, इन 7 क्राइटेरिया को आपको सीक्वेंस में याद नहीं रखना है, बस आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से 7 पैरामीटर्स हैं, ठीक है। बस आपको याद क्या रखना है कि 7 पैरामीटर्स कौन कौन से हैं, उसके साथ साथ जो रिसर्च है उसको सबसे ज़्यादा वेटेज दिया गया है। इम्पॉर्टेंस सभी की है, 7 के 7 पैरामीटर्स की इम्पॉर्टेंस है। इन 7 पैरामीटर्स के बेस पर जज किया जाएगा, एसेस किया जाएगा इंस्टीट्यूशन को। बट अगर वेटेज की बात करें, इम्पॉर्टेंट तो सभी हैं बट वेटेज दिया गया है यहाँ पर रिसर्च को सबसे ज़्यादा, देन टीचिंग एंड देन करिकुलर एंड देन बाकी सारे, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन 1-2 बार पूछा गया है आपके यूजीसी नेट पेपर 1 एग्जाम में, पेपर 2 में भी पूछा गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। आपको याद क्या होना चाहिए, जो मैंने आपको बताया, ये जो 7 पैरामीटर्स हैं या क्राइटेरिया हैं, इन 7 के 7 पैरामीटर्स को आप अपने पास नोट कर लीजिए और दूसरा ये जो लिखा हुआ है इसको आप अपने पास लिख लीजिए, ठीक है। पूरा भी लिख सकते हो आप, बट अगर आप यूनिवर्सिटी का भी लिख लोगे तो भी काम चल जाएगा। सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटी में वेटेज दिया गया है रिसर्च को, ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन में सबसे ज़्यादा वेटेज दिया गया है टीचिंग एंड लर्निंग को, एफिलिएटेड इंस्टीट्यूशन में सबसे ज़्यादा वेटेज दिया गया है टीचिंग एंड लर्निंग को। तो इसको भी आप देख सकते हो और इनको टोटल अगर आप करेंगे तो इसका भी 1000 होगा, इसका भी और इसका भी। बेसिकली 1000 में से मार्क्स दिए जाते हैं, ये क्राइटेरिया डिसाइडेड है। तो इन 7 के 7 क्राइटेरिया के बेस पर इंस्टीट्यूशन को मार्क्स दिए जाते हैं। कितने में से? 1000 में से, 1000 में से मार्क्स दिए जाते हैं।
और उन मार्क्स को फिर किस में कन्वर्ट किया जाता है, ग्रेड में कन्वर्ट किया जाता है या CGPA में कन्वर्ट किया जाता है। कन्वर्ट करने के बाद ये आता है CGPA, ठीक है। और इस CGPA के बेस पर हम किसी भी इंस्टीट्यूशन की परफॉर्मेंस को क्या कर सकते हैं, एसेस कर सकते हैं कि कौन सा इंस्टीट्यूशन कितनी अच्छी क्वालिटी है उसकी, उसका स्टैंडर्ड कितना हाई है। तो मैंने आपको क्या बताया, 1000 नंबर में से मार्क्स दिए जाते हैं हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट को और उन मार्क्स को फिर CGPA या ग्रेड में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। तो अगर आपका या हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट का जो CGPA है वो अगर लेस देन 1.50 है तो उसको एक्रेडिटेशन नहीं दिया जाएगा, बिकॉज ये अनसेटिस्फैक्ट्री ग्रेड है। तो जिन भी इंस्टीट्यूशन का लेस देन 1.50 CGPA होता है तो उनको एक्रेडिटेशन नहीं दिया जाता है, उनकी बहुत पुअर परफॉर्मेंस होती है, ठीक है। और ग्रेड क्या मिलती है, D। और सबसे अच्छी परफॉर्मेंस किसको माना जाता है, जिसको A++ ग्रेड मिलती है। तो आपको ये नहीं देखना है, अब से अगर आप कहीं भी एडमिशन लेते हो, एनरोल होते हो, तो आपको ये नहीं देखना है कि इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट है या प्राइवेट है। आपको सबसे पहले उसकी ग्रेड देखनी है। अगर कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन भी है और उसको A++ ग्रेड मिला हुआ है तो दैट मीन्स कि वो इंस्टीट्यूशन एक स्टैंडर्ड पर बहुत अच्छे लेवल पर काम कर रहा है, ठीक है। तो आपको किसी भी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेने के लिए उसका ग्रेड देखना है। और A++ जो सबसे अच्छा ग्रेड माना जाता है वो किसको मिलता है, CGPA 3.51 से 4.00, और इसको हाई ग्रेड का माना जाता है, सबसे अच्छा माना जाता है। सेकंड क्या होता है, इससे लोअर लेवल A+, जो कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा गया था A+ से 3.26 से 3.50 अगर CGPA है तो उसको हम रखते हैं A+ ग्रेड के अंदर। उसके बाद जो A ग्रेड है वो हम किसको कहते हैं, जिसका CGPA होता है 3.01 से 3.25, ठीक है। और ये जो तीनों ही हैं इनको हाई ग्रेड माना जाता है। एक तरीके से A+ या A++ अगर ग्रेड हैं तो आप उस इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले सकते हो और वो क्वालिटी के अगर नज़र से देखा जाए तो अच्छा काम कर रहे हैं इंस्टीट्यूशन, ठीक है, उसमें आप एडमिशन ले सकते हो। बट अगर B++, B+ या B हैं तो ये थोड़े मीडियम ग्रेड होते हैं, ठीक है, यानी उस स्टैंडर्ड पर ये काम नहीं कर रहे हैं इंस्टीट्यूशन। तो आपको आज से ग्रेड पर ध्यान देना है। तो B++ ग्रेड के अंदर क्या आएगा, 2.75 से 3.00। B+ ग्रेड के अंदर क्या आएगा, CGPA 2.51 से 2.75, और B में क्या आएगा 2.01 से 2.50। ये एक ऐसा चार्ट है जिसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर नोट भी कर सकते हो साथ साथ। इसको आपको हमेशा अच्छे से याद रखना है कि किस ग्रेड के लिए कितना पॉइंट CGPA पॉइंट डिसाइड किए गए हैं और किसको हाईएस्ट माना जाता है और किसको लोएस्ट माना जाता है। तो ये चार्ट आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। ये एक कॉन्सेप्ट था मेरी तरफ से और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आप लोग अच्छे से नोट्स बना लेना अपने पास, ताकि आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो बिल्कुल भी गलत ना हो। मिलते हैं जल्द ही एक नई वीडियो के साथ। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले आप लोगों के लिए और अच्छा कंटेंट बनाने के लिए। मिलते हैं जल्दी एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच।